Good morning, students. Today I starts your new chapter, The Age of Industrialization, means औद्योगिकरण का युग. So this is the third chapter in your syllabus, class 10th, social science history. Student will learn the history of Britain, the first industrial nation, and then India, where the patterns of the industrial change was conditions by colonial rule. तो इस चैप्टर में हमको क्या स्टडी करना है? विल लर्न मतलब सीखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन, जो कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है कहाँ आया? यूरोप के ब्रिटेन में. एंड देन इंडिया, उसके बाद इंडिया में, चूँकि इंडिया उस समय एक कॉलोनियल कंट्री था, ब्रिटिश के अधीन था, तो ब्रिटिश ही जो है यहाँ पे EEIC कंपनी जब आई ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ पे फैक्ट्री को सेटअप करना शुरू किया. द चैप्टर बिगिन विद एक्सप्लेनिंग द सिनेरियो बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन and how it changed over time in terms of labor, setting up of factories, etc. Some of the other topics explained in the chapter are industrialization in the colonies, industrial growth, market for goods, workers life, etc. तो इस चैप्टर में हम विभिन्न पहलुओं पर एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, और समय समय पर कैसे लेबर और उसमें चेंजिंग आया, फैक्ट्रियों की सेटअप हुई. सम ऑफ द अदर टॉपिक्स एक्सप्लेन इन द चैप्टर आर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, मतलब कॉलोनीज कंट्रीज़ में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मार्केट फॉर गुड्स, वर्कर लाइफ, औद्योगिक जो विकास था, मार्केट और वर्कर्स लाइफ. In this articles we have compiled CBSE class 10 social science history notes. Chapter 4 means chapter 3rd, the age of industrialization. All the essential concepts are covered in these notes as discussed in the chapter. A student can also download these notes. तो ये आपका नोट्स भी है और एक्सप्लेनेशन भी हम कर रहे हैं, इससे आपको बेहतर ढंग से चैप्टर समझ में आ जाएगा, जैसे कि क्लास में पढ़ाया जाता है. तो फर्स्ट टॉपिक, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटो मीन्स बिफोर, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज रिफर टू द फेज which existed even before factories began in England and Europe. इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्री सेटअप होने से पहले का. तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स उस समय हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, जैसे इंडिया में हम एक समय था जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स बहुत चरम पर था अपने, ऐसे यूरोप में भी हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्स्ट और जैसे बीवर्स बुनकर थे, पोटर्स थे, और ऐसे इनके. तो देयर वाज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज. लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्शन, लार्ज स्केल, जैसे हम इंडस्ट्रीज को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, पावर की ज़रूरत पड़ती है. तो ये जो है इंटरनेशनल मार्केट बेस पर फैक्ट्री के तौर पर नहीं थे, अर्थात वो जो प्रोडक्ट थे वो फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं होते थे. इन द 17th and 18th centuries, merchant from Europe moved to the countryside. 17th एंड 18th सेंचुरी में जो व्यापारी थे वो यूरोप में कंट्री साइड मतलब ग्रामीण की तरफ मूव करते थे, क्योंकि उस समय बुनकर्स एंड अदर्स जो क्राफ्ट पर्सन थे वो गांव में ही रहते थे. सप्लाई मनी टू पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, क्या करते थे वो? किसानों को और आर्टिसंस जो वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर थे, उन्हें पैसे देते थे. रिक्वेस्टिंग देम टू प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट, और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि इंटरनेशनल मार्केट मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए उनके लिए प्रोडक्ट तैयार करें. मर्चेंट वर रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सपैंड दियर प्रोडक्शन
within towns because rulers granted different guilds to monopoly right to produce and trades in specific product. मर्चेंट वर्क मतलब व्यापारियों को रिस्ट्रिक्टेड बैन था कि वो अपने व्यापार को अपने प्रोडक्शन को कस्बों में एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि रूलर्स ग्रांटेड जो शासक होते थे वो गिल्ड व्यापारियों का एक समूह जिसको मोनोपाली उनका एक अधिकार जो था राइट प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एक विशेष प्रोडक्ट के लिए उनका एक मोनोपाली राइट्स हो गया था, विशेषाधिकार. इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट एंड आर्टिसंस ईगरली एग्रीड. और जबकि ग्रामीण एरिया में गरीब किसान गरीब जो आर्टिसंस थे वो बड़ी उत्सुकता के साथ इस चर्च पर सहमत हो जाते थे कि वो उनके लिए प्रोडक्ट तैयार करें और कंटिन्यू टू कल्टिवेट दियर स्मॉल प्लॉट्स. अपने खेतों में छोटे छोटे लगातार वो कंटिन्यू कल्टिवेट करते रहते थे. तो द प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज दस पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट. तो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम जो था अर्थात इंडस्ट्रीज से पहले का जो सिस्टम था जो क्राफ्ट्स पर्सन थे 10 पार्ट्स ऑफ नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क का हिस्सा था जो कि मर्चेंट व्यापारियों के द्वारा कंट्रोल होता था. नेक्स्ट टॉपिक द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री. फैक्ट्री का सेटअप होना. तो जैसे कि आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इंजन जेम्स वाट स्टीफेंसन और तमाम लोग जैसे जैसे इंजन का डेवलपमेंट हुआ, पहले स्टीम इंजन फिर उसके बाद ऐसे डीजल इंजन और हुआ इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, तो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हुआ. तो इन 1730s द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड वर सेटअप. सबसे पहले इंग्लैंड में नियर अबाउट 1730 के आसपास जो फैक्ट्री सेटअप हुई, बट ओनली इन द लेट 18th सेंचुरी द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड. लेकिन 18th सेंचुरी में फैक्ट्रियों की संख्या कई गुना बढ़ा. कॉटन वाज द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा एंड द प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी. उस समय कॉटन इंडस्ट्रीज ही जो है मेन इंडस्ट्रीज के रूप में थी, एक सिंबल के रूप में था एक नए एरा नए एज का, क्योंकि और लगातार 19th सेंचुरी तक उसका प्रोडक्शन वो मार्केट में नंबर 1 बना रहा. द रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल. सबसे पहले जो है रिचर्ड आर्कराइट ने अंडरलाइन मेन पॉइंट्स अंडरलाइन आप करते जाइएगा. कॉटन मिल वेयर कॉस्टली मशीन्स वर सेटअप. महंगी मशीन को सेटअप किया गया एंड ऑल द प्रोसेसेस वर ब्रॉट टूगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट. सारे प्रोसेसिंग को जैसे स्पिनिंग वीविंग जो भी प्रोसेस होती हैं कॉटन इंडस्ट्रीज में सबको एक ही छत के अंदर जो है मैनेज किया गया. द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज. द फर्स्ट इन ब्रिटेन the most dynamic industries were cotton and metal. Cotton was the leading sector in the first phase of industrialization up to the 1840. मतलब 1840 तक इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण के जो पहले फेज में प्रथम फेज में कॉटन एक लीडिंग इंडस्ट्रीज के रूप में था. कॉटन टेक्सटाइल. थर्ड फॉलोड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. और उसके बाद धीरे धीरे लौह इस्पात उद्योग हुआ. सेकेंड एंड द न्यू इंडस्ट्रियल फाउंड इन डिफिकल्ट टू डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. लेकिन ये जो नए इंडस्ट्रीज थे ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे हमारे परंपरागत क्राफ्ट्स पर्सन उनको रिप्लेस करने में इनको काफ़ी परेशानियां हो रही थी क्योंकि डिमांड उस समय उसकी ज़्यादा थी. द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल industries was not set up by steam powered cotton or metal industries, but they did not remain entirely stringent either. और फोर्थ था टेक्नोलॉजिकल चेंज occurred slowly. क्या था? टेक्नोलॉजिकल चेंज जो तकनीकी चेंज थी वो धीरे धीरे मतलब स्लोली थी. उतना स्किल्ड लोग नहीं थे, उतनी टेक्निकल एडवांस नहीं हुआ था. जेम्स वाट इम्प्रूव द स्टीम इंजन. जैसे हमने बताया आपको पहले कि जेम्स वाट ने स्टीम इंजन में और इम्प्रूव किया. प्रोड्यूस बाय द न्यू कॉमन एंड पेटेंट द न्यू इंजन. नए इंजन को पेटेंट कराया गया इन 1781 में. हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड और उनके औद्योगिक मतलब एक मित्र जो उद्योगपति द मैथ्यू
बोल्टन मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल, एक नया मॉडल उन्होंने आविष्कार किया। स्टीम इंजन वर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज अंटिल मच लेटर इन द सेंचुरी। भाप का इंजन जो है किसी भी इंडस्ट्रीज में शताब्दी के अंत तक यूज नहीं किया जाता था। लेट्स हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। अब एक तरफ तो मशीनी युग आ गया धीरे धीरे, और उधर हैंड लेबर मतलब हाथ से वर्कर जो करने वाले थे हमारे क्राफ्ट्स पर्सन, और दूसरे स्टीम पावर मशीन से चलने वाले, इंजन से चलने वाले। तो देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर इन विक्टोरियन ब्रिटेन। विक्टोरियन ब्रिटेन में कोई ह्यूमन लेबर की कमी नहीं थी, मतलब मानव। इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्ट। उद्योगपतियों को लेबर की समस्या नहीं थी, ना ही उनको ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता था। इंस्टेड ऑफ मशीन इंडस्ट्रियलिस्ट रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल, जबकि बजाय इसके मशीन इंडस्ट्रियलिस्ट में लार्ज कैपिटल मतलब काफ़ी मनी इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल इन मेनी इंडस्ट्रीज, जबकि बहुत से उद्योगों में सीजनल लेबर की डिमांड्स थी। इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन, ऐसे इंडस्ट्रीज में सीजन के साथ साथ प्रोडक्शन जो है फ्लक्चुएटेड मतलब वो सिकुड़ जाना, जैसे कहते हैं ना कि जैसे सीजन के आधार पे था। जब सीजन समाप्त हुआ, ऑफ हुआ, तो प्रोडक्शन भी ऑफ हुआ। इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रिफर्ड हैंड लेबर एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजन। ये केवल सीजन के लिए जो है वर्कर्स और हैंड लेबर को यूज करते थे। सीजन ऑफ हुआ, वर्कर अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। अब लाइफ ऑफ द वर्कर्स, उनका जीवन कैसे था। The workers' lives were affected by the abundance of labor in the market. Abundance of labor मतलब मार्केट में लेबर की मौजूदगी, मतलब वर्क की, जिससे उनका जीवन काफ़ी प्रभावित हुआ। मार्केट में लेबर की उपलब्धता। टू गेट जॉब, जॉब पाने में वर्कर्स शुड हैव एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशन इन अ फैक्ट्री। Till the mid-19th century, it was difficult for workers to find job. 19th सेंचुरी के मध्य तक ये बड़ा मुश्किल हो गया कि मजदूरों के लिए जॉब पाना। इन द अर्ली 19th सेंचुरी बेक्स वेयर इंक्रीज, मजदूरी बढ़ी। फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर हॉस्टाइल, मजदूरों के अंदर बेरोजगारी का डर बना रहा। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि नई तकनीकें आना शुरू हो गई थी। स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस। स्पिनिंग जेनी मतलब जो कताई करने का, जो तकला जैसे हमारे यहाँ होता चरखा चलता है तो उस पर तकला से हम करते, तो एक मशीन द्वारा कताई करने का हो गया, एक इंट्रोड्यूस हुआ। आफ्टर द 1840s बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटी, ओपनिंग अप ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार का एक बड़ा अच्छा अवसर खुला। रोड्स वर वाइडेंड, सड़कें चौड़े होना शुरू हुई। न्यू रेलवे स्टेशन केम अप, रेलवे लाइन बिछनी शुरू हुई, नए नए रेलवे स्टेशन बने। एंड टनल्स डग, जो है टनल्स मतलब अंडरग्राउंड जो सुरंगें। ड्रेनेज एंड सीवर्स लेड, ड्रेनेज सीवर्स लाइनें सब की गई, अर्थात थोड़ा डेवलपमेंट हुआ शहरों का। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। अब कॉलोनीज में कैसे औद्योगिकरण आया। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, उस समय हमारी टेक्सटाइल काफ़ी अच्छी थी, इसका यूरोप कंट्रीज में काफ़ी डिमांड था। इन इंडिया द सिल्क एंड कॉटन गुड्स डोमिनेटेड इन द इंटरनेशनल मार्केट इन द टेक्सटाइल। इंडियन सिल्क और इंडियन कॉटन से बने जो कपड़े होते थे उसके समान अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी प्रभावित थे। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, कब? मशीनीकरण से पहले, औद्योगिकरण से पहले। A variety of Indian merchants and bankers were involved in this network. कई तरह के व्यापारी, बैंकर जो फंड देते थे इस नेटवर्क में लगे हुए थे।
फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर्स। बाई द 1750s 1750 तक दिस नेटवर्क कंट्रोल बाय इंडियन मर्चेंट, ये किसके द्वारा कंट्रोल होता था? भारतीय व्यापारियों द्वारा। वाज ब्रेकिंग डाउन, धीरे धीरे वो टूटना शुरू हुआ। द यूरोपियन कंपनीज केम इनटू द पावर, जैसे बताया गया 1600 में ही EIC स्थापित हुई और 1611 एंड 1615 में जो है जहांगीर के समय EIC अपना जो है ट्रेड का अधिकार ले करके फैक्ट्रियाँ सेटअप करना शुरू कर दिया था। तो द फर्स्ट सिक्योरिंग अ वेराइटी ऑफ कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट्स, तो सबसे पहले क्या था? लोकल कोर्ट से, स्थानीय कोर्ट से उन लोगों ने कंसेशन किया, कुछ छूट अपने के लिए लिया। देन द मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड, और फिर व्यापार के लिए एक अधिकार पा लिया। द शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड पोर्ट्स टू द न्यू वंस वाज एन इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ, जो उस समय सूरत, मछलीपट्टनम एंड अदर जो पुराने मार्केट थे, पुराने पोर्ट्स थे जो फेमस थे, डेका, इन सब को चेंज करके नए नए पोर्ट, नए नए ट्रेडिंग सेंटर बनाए गए। तो जैसे हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर री इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर, और ये जो है कॉलोनियल पावर अर्थात ब्रिटिश पावर के ग्रोथ का सूचक था। यूरोपियन कंपनीज कंट्रोल ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स एंड वर कैरीड इन यूरोपियन शिप। मेनी ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस कोलैप्स्ड, पुराने व्यापारिक सेंटर जो थे वो धीरे धीरे कोलैप्स हो गए, बंद होते गए। एंड दोज हु वांटेड टू सर्वाइव हैड टू ऑपरेट विद इन अ नेटवर्क सेव्ड बाय यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, और जो सर्वाइव होना चाहते थे उनको यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के साथ जो है करना पड़ता था। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू वीवर्स, अब हमारे बुनकरों का क्या हुआ? आफ्टर द 1760s द consolidation of the East India Company did not initially lead to a decline in textile exports from India। क्या था? 1760 के बाद कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब EIC जो थी, नॉट इनिशियली लीड, मतलब उतनी लीड नहीं कर पा रही थी टू अ डिक्लाइन इन द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जो उसका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट था उसका धीरे धीरे पतन। बिफोर इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कार्नेटिक इन द 1760, तो बंगाल में जैसे बताया था हमने कि प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, तो दो से जो है बंगाल में अंग्रेज़ों के पावर, मतलब EIC का पावर अच्छे से जम गया। और कार्नेटिक वार, जो 3 कार्नेटिक वार हुए थे इन साउथ में, उससे इस्टेब्लिश के पहले एंड 1770s द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एंश्योर द रेगुलर सप्लाई, मतलब उसको अपने माल की सप्लाई में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। फॉर एक्सपोर्ट, निर्यात। आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पावर, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक पावर को स्थापित कर लिया, इट डेवलप अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दैट वुड एलिमिनेट कंपटीशन। क्या किया? एक सिस्टम डेवलप किया, एक मैनेजमेंट और कंपटीशन एलिमिनेट, जो कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा था, उसको धीरे धीरे समाप्त करना। कंट्रोल कॉस्ट एंड इंश्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड्स। इट वाज एस्टेब्लिश बाय फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, कई स्टेप्स में ऐसा हुआ। नंबर 1, बाय एलिमिनेटिंग एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स। क्या किया? एग्जिस्टिंग जो व्यापारी थे और ब्रोकर दलाल थे, इनके कनेक्शन को समाप्त करके, क्लॉथ ट्रेड से, कपड़ा व्यापार से, एंड इस्टेब्लिशिंग अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर, और फिर बुनकरों पर अपना एक डायरेक्ट कंट्रोल इन लोगों ने बनाया, बिचौलियों को समाप्त कर दिया। बाय प्रिवेंटिंग कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स, दूसरे खरीदारों से बुनकरों को उन लोगों ने बचाया, जिनको कंपनी अपना अधिकृत कर लेती थी, उन दूसरे उन्हें नहीं कर पाते थे। द वीवर्स वेर ग्रांटेड टू लोन टू बाई रॉ मटेरियल्स। क्या होता था? उनको लोन ग्रांट किया जाता था कच्चा माल खरीदने के लिए। ऑर्डर वाज प्लेस्ड
बीवर हु टूक लोन, और जो लोन ले लेते थे, नीडेड टू हैंड ओवर द क्लॉथ दे प्रोड्यूस टू द गोमास्ता। गोमास्ता जो है एक मतलब सर्विस दी गई थी। एक कर्मचारी होते थे EEIC के, जो कि वाच करते थे गांव में बुनकरों पर, और ये उनके बीच संपर्क, मतलब दोनों के बीच में संपर्क का माध्यम थे। ये गोमस्ता को जो है अपना प्रोडक्शन देते थे, और गोमस्ता कंपनी। वीविंग रिक्वायर्ड द लेबर ऑफ द एंटायर फैमिली। अब वीविंग, चूँकि बुनकर में क्या होता, पूरे परिवार के लोग मिलकर के काम करते थे। विद चिल्ड्रेन एंड वीमेन ऑल इंगेज, बच्चे औरतें भी उसमें इंगेज होते थे। डिफरेंट स्टेज प्रोसेसेस, जैसे कि कब कॉटन को चुनना, उसमें बिनौला निकालना, फिर उसके बाद उसको धुलना, जो भी सारे प्रोसेस होते हैं। तो अर्लियर सप्लाई मर्चेंट हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद पीपल। जबकि क्या था, पहले तो बुनकरों के साथ जो सप्लाई मर्चेंट थे, व्यापारी, उनका तो बहुत गहरा संबंध होता था। बट न्यू गोमस्ता वर आउटसाइडर, ये लोग आउटसाइडर थे। जो गोमस्ता नियुक्त होते थे, ये बाहर के होते थे। विद नो सोशल लिंक विद द विलेज, उनका गांव के साथ कोई लिंक नहीं होता था। इन मेनी प्लेसेस इन कर्नाटक एंड बंगाल, साउथ और बंगाल में, वीवर सेटअप लूम्स इन अदर विलेजेस वेयर दे हैड सम फैमिली रिलेशन। गांव के बुनकर किसी दूसरे गांव में जाकर के लूम्स को सेटअप कर लिए, जहां उनके कुछ पारिवारिक संबंध होते थे अपने रिश्तेदारों के यहाँ। इन अदर प्लेसेस वीवर्स अलॉन्ग विद द विलेज ट्रेडर्स रिवोल्टेड। जबकि कहीं कहीं पर तो वीवर्स अलॉन्ग विद द विलेज ट्रेडर्स, गांव के व्यापारियों के साथ बुनकर भी रिवोल्ट किए, अपोजिंग, विरोध किए कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल्स। ओवर टाइम मेनी वीवर्स बिगन रिफ्यूजिंग लोन। क्या किया, समय बीतने पर बहुत से लोगों ने बिगन रिफ्यूजिंग लोन देना मना कर दिया। लोन एंड क्लोजिंग डाउन दियर वर्कशॉप, अपने वर्कशॉप को बंद कर दिया। एंड टेकिंग टू एग्रीकल्चर लेबर, और एक कृषि मजदूर बन गए। बाय द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी कॉटन वीवर्स फेस्ड अ न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम। अर्थात 19वीं सदी तक आते आते जो हमारे बुनकर थे, उनको एक नई समस्याओं, नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर कम टू इंडिया। मैनचेस्टर जैसे बताया था, ये हब है टेक्सटाइल का इंग्लैंड में, और इंडिया में अहमदाबाद। इन 1772 हेनरी द पटुलो सेड दैट द डिमांड्स फॉर द इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस। मतलब भारतीय टेक्सटाइल की डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती है। सिंस नो अदर नेशन प्रोड्यूस गुड्स ऑफ द सेम क्वालिटी, क्योंकि कोई दूसरा राष्ट्र जो है ऐसे क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं करता है। क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल, कैलिको क्लॉथ्स, ढाका, मसलिन, इनकी बहुत डिमांड थी। बट अनफॉर्चुनेटली बाय द बिगिनिंग्स ऑफ द 19th सेंचुरी इंडिया विटनेस अ डिक्लाइन। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे जैसे 19th सेंचुरी आता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन और तेज़ी से हुआ, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट निर्यात जो है गिरता गया। In the early 19th century, exports of British cotton goods increased dramatically. ब्रिटिश कॉटन गुड्स, मतलब ब्रिटिश कॉटन के सामान एक ड्रामेटिकली ढंग से, एक नाटकीय ढंग से उसमें इंक्रीज हुआ। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी इंपोर्ट्स ऑफ कॉटन पीसेस गुड्स वर रिस्ट्रिक्टेड इनटू इंडिया। मतलब भारत में इस पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये सामान बाहर जाएगा तो हमारे सामान नहीं बिक पाएंगे, इसलिए भारतीय व्यापार पे बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पर। इन इंडिया कॉटन वीवर्स फेस टू प्रॉब्लम्स। अब हमारे बुनकरों को दो समस्याओं का सामना करना पड़ा। नंबर 1, दियर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स। उनके जो मार्केट थे, जो व्यापारिक जहाँ पे वो अपने सामान भेजते थे, कोलैप्स हो गए, बंद हो गए। और लोकल मार्केट श्रैंक एंड ग्लोटेड विद मैनचेस्टर इम्पोर्ट्स। और जो स्थानीय मार्केट थे वो क्या थे, मैनचेस्टर को इम्पोर्ट करते थे। बाय द 1860 वीवर्स फेस्ड अ न्यू प्रॉब्लम, दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन। मतलब उनको पर्याप्त मात्रा में रॉ कॉटन मटेरियल भी नहीं मिल पाता था अच्छे क्वालिटी का। इवन द रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज ड्यू टू विच द प्राइसेस इंक्रीज। क्या हुआ, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट मतलब
कच्चा कॉटन जो है निर्यात भारत से बढ़ा। अब भारत से क्या हुआ, कच्चा मतलब कॉटन इंग्लैंड जाने लगा, और जबकि उसकी प्राइसेस में भी इंक्रीज हुआ। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी अदर क्राफ्ट्स पीपुल फेस्ड येट अनदर प्रॉब्लम, और दूसरे क्राफ्ट्स पर्सन जो थे वो भी ऐसी कुछ समस्याओं का सामना कर रहे थे। फैक्ट्रीज इन इंडिया बिगन प्रोडक्शन, भारत में फैक्ट्रियों ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। फ्लडिंग द मार्केट विद मशीन गुड्स, और कुछ ही समय में मार्केट में मशीन से बने फैक्ट्री मेड क्लॉथ की बाढ़ सी आ गई। फैक्ट्रीज कम अप। नेक्स्ट हेडिंग, in 1854 the first cotton mill in Bombay set up and went into production 2 years later। 1854 में पहले कॉटन मिल सेटअप हुआ, लेकिन 2 साल बाद उसका प्रोडक्शन शुरू हुआ। इन 1862 4 more mills were set up around the same time jute mills came up in बंगाल, और उसी समय बंगाल में जूट मिल की स्थापना हुई। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप 1855, ये सब डेट अंडरलाइन आप कर लीजिएगा। एंड अनदर वन आफ्टर 7 years, और दूसरा जो है 7 साल बाद 1862 में। इन द 1860 इन नॉर्थ इंडिया इन द एल्गिन मिल वाज स्टार्टेड इन कानपुर। कानपुर में सबसे पहले एल्गिन मिल, मतलब पूरे उत्तर भारत में सबसे पहले जो टेक्सटाइल शुरू की गई कानपुर में, और एल्गिन मिल काफ़ी समय तक ये रही। एंड अ ईयर लेटर, 1 साल बाद, द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद वाज सेटअप। By the 1874 the first spinning and weaving mill of Madras began production, और उसी के कुछ 1874 में स्पिनिंग एंड वीविंग, कताई और बुनाई दोनों का काम जो है मद्रास में शुरू हो गया। द अर्ली इंटरप्रेन्योर्स, द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड started from the 18th century when British in India began exporting opium to China। ट्रेड तो 18वीं शताब्दी हुआ, जैसे हमने बताया था आपको कि जब ब्रिटिश ने हमारे बंगाल और बिहार के किसानों को ओपियम को प्रोडक्शन करने के लिए कहा, कमर्शियल प्रोडक्शन, और उसको चाइना में एक्सपोर्ट करते थे, उसके बदले में टी जो है लाते थे और इंग्लैंड भेजते थे। सम ऑफ द बिजनेसमैन हु वर इन्वॉल्व इन दीज ट्रेड्स, जो बिजनेसमैन इन व्यापारों में इन्वॉल्व थे, हैड विजन ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस इन इंडिया। इन बंगाल द्वारकानाथ टैगोर मेड हिज फॉर्चून इन द चाइना ट्रेड। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने अपने भविष्य को जो है एक तरह से चाइना व्यापार में लगाया, मतलब उनका दृष्टिकोण था उसमें। इन बॉम्बे द पारसीस लाइक दिनसा पेटिट एंड जमशेदजी नासरोज द नुसारवानजी टाटा बिल्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर्स इन इंडिया, जिन्हें हम एक तरह से पॉयनियर कहते हैं, इंडस्ट्रियल पॉयनियर इन इंडिया। दादा सेठ हुकुमचंद, a Marwari businessman, set up the first Indian jute mill in Calcutta 1970। द अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल, तो ये सब कुछ प्राइवेट कंपनीज थी जो हमारे इंडियन बिजनेसमैन ने स्थापित करना शुरू किया। ओपेंड अप एंड मेनी ऑफ देम सेट अप फैक्ट्रीज, और उनमें से कई लोगों ने फैक्ट्रियाँ स्थापित करना शुरू किया। बट ड्यू टू द कॉलोनियल पावर इंडियंस वर बैरेड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप, लेकिन चूँकि उस समय ब्रिटिश रूल था, इस वजह से हमारे इंडियंस जो है अब यूरोप के साथ अपने कपड़े जो बनाते थे उसका व्यापार वो नहीं कर पाते थे। एंड हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल, और ज़्यादातर क्या करते थे, रॉ मटेरियल कच्चे माल को एक्सपोर्ट करते थे। एंड फूड ग्रेन्स, रॉ कॉटन, ओपियम, व्हीट एंड इंडिगो, इंडिगो की भी बहुत मांग थी, भारतीय इंडिगो की। रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश, और जिसकी ब्रिटिश को ज़रूरत थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर प्रोडक्शन जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, हमारे प्रोडक्शन की मांग कम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने बैंड लगा रखा था, केवल रॉ मटेरियल आप भेजो, हम प्रोडक्शन करके भेजेंगे। द थ्री ऑफ द बिगेस्ट यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज आर बर्ड हैजलर्स एंड कंपनी, सेकेंड एंड्रू यूल
and Jordan Skinner and company, who mobilized capital, set up joint stock companies and managed them. Next point, where did the workers come from? कहाँ से आते थे ये किसान? तो किसान जो मजदूर कहाँ से आते थे? गाँव से, क्योंकि जब उनके उद्योग धंधे बंद हो गए तो उनको मजबूरी में जो है फैक्ट्रियों में काम करने के लिए शहरों की तरफ भागना पड़ा। जैसे कि आपको ये सब चीज़ों के बारे में पहले भी फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अदर में बताया जाए। सेम कंडीशन वही इंडिया की भी थी। एज द फैक्ट्रीज स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, जैसे जैसे फैक्ट्रीज बढ़ना शुरू हुआ, द डिमांड फॉर वर्कर इंक्रीज, लेबर की डिमांड बढ़ी। मोस्ट ऑफ द वर्कर केम फ्रॉम द नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, पड़ोसी जिलों से इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में। ओवर 50% वर्कर्स इन द बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज इन 1911 केम फ्रॉम नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ रत्नागिरी, रत्नागिरी पास के डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी से आए थे। while the mills of Kanpur got most of their textile hands from the villages, जबकि कानपुर में जब बीवर्स जो हमारे थे, चूँकि वो स्किल थे, कपड़ा बनाना जानते थे, उनके काम छूट गए, तो यही लोग जा कर के फैक्ट्रियों में काम करना शुरू किए और इनको आसानी से ले लिया जाता था। एज न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, और जैसे ही रोज़गार के समाचार फैले, वर्कर्स ट्रेवल्ड ग्रेट डिस्टेंसेस, काफ़ी दूर से, इन होप ऑफ वर्क इन द मिल्स, मिलों में काम की आशा में लोग लंबी दूरी यात्रा तय करके पहुंचते थे। इवन आफ्टर द डिमांड फॉर वर्कर इंक्रीज, गेटिंग जॉब्स वाज डिफिकल्ट, मतलब डिमांड तो बढ़ी लेकिन जॉब पाना भी बहुत मुश्किल था। द नंबर सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर दैन द जॉब अवेलेबल्स, वर्कर्स की संख्या बढ़ती गई और जॉब की अपेक्षा। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयड अ जॉबर विच ही ब्रॉड फ्रॉम हिज विलेज, कहाँ से लाते थे? अपने गांव से। टू रिक्रूट न्यू वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट हेल्प द जॉबर टू सेटल डाउन एंड प्रोवाइड देम मनी इन नीड्स, जैसे आज भी होते हैं, ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार जो है लेबर को ले जाते हैं और ठेकेदारों को फैक्ट्रियों से, मालिकों से पैसा मिलता है। नेक्स्ट, द पिकुलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज वर इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज टी एंड कॉफ़ी। They established tea and coffee plantation and invested in mining. टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन को शुरू किया, माइनिंग जो खदान होते हैं उसमें खर्च करना शुरू किया। इंडिगो एंड जूट, नील की खेती, जूट, दीज प्रोडक्ट्स आर यूज ओनली फॉर एक्सपोर्ट पर्पज, और जो इसके प्रोडक्ट होते थे केवल एक्सपोर्ट करते थे। इन द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक उनका मेन मकसद क्या था? इकोनॉमी कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से इकोनॉमी अपने कंट्री ले जाना। यहाँ कि हमारे लोगों पर क्या हो रहा है उसका कोई असर उन पर नहीं था, कि हमारी कंडीशन चाहे इंक्रीज करे या ना। बिगन सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, द yarn produced in Indian spinning mills was used by handloom weavers in India are exported to China। जो यार्न, जो धागे और ये सब चीज़ें हमारे वीवर्स के द्वारा तैयार होते थे उसको चाइना एक्सपोर्ट किया जाता था। द पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अफेक्टेड बाय अ सीरीज ऑफ चेंज व्हेन द स्वदेशी मूवमेंट्स गेंड सपोर्ट, और जब स्वदेशी मूवमेंट जैसे कि 1905 में हुआ, नेशनलिस्ट बाइकॉटेड फॉरेन क्लॉथ, तो हम लोगों ने विदेशी सामान का बाइकॉट किया। तो इन 1906 स्प्लिटिंग ऑफ बंगाल बंग भंग के विरोध में इंडियन यार्न एक्सपोर्ट टू चाइना डिक्लाइन। क्या हुआ? जो चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता था भारतीय धागा, उसमें डिक्लाइन हुआ, मतलब कमी हुआ। सिंस प्रोड्यूस फ्रॉम चाइनीज़ एंड जापानीज़ मिल्स फ्लडेड द चाइनीज़ मार्केट। इससे क्या हुआ? चाइनीज़ और जापानीज मिल्क में बने कपड़े की मार्केट बाढ़ सी आ गई चाइना के मार्केट में। टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट वार, और फर्स्ट वार के अंत तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज स्लो, औद्योगिक ग्रोथ जो है स्लो रही।
और उस समय हमारी डिमांड ज़्यादा रही इंडियन मेड्स स्टील एंड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट की और कॉटन मिल्स की, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय तक जो फॉरेन कंट्रीज़ थे जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और सब, इनके जो प्रोडक्ट होते थे वो ज़्यादातर सप्लाई जो है आर्मीज और उनके क्लॉथ्स और उनके वेपन्स और में लगे हुए थे। The war completely changed the whole scenario and Indian mill took advantage of the situation। और इस स्थिति का फ़ायदा लिया कौन? इंडियन मिल्स, उसको फ़ायदा मिला। They have a vast market to supply war needs, jute bags, cloth for army uniform, tents and leather boots। इन सब की डिमांड बढ़ी और इसकी सप्लाई कौन कर रहा था? इंडियन मार्केट, इंडियंस जो वीवर्स होते थे, इंडियंस प्रोडक्ट। हॉर्स एंड म्यूल सैडल्स, जो उस पर सैडल घोड़े और उस पर जो चमड़े का वो बनता है बैठने के लिए सैडल्स, एंड होस्ट ऑफ द अदर आइटम्स। द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम्स ओवर द ईयर्स एंड आफ्टर द वार मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर। और युद्ध के बाद जो है मैनचेस्टर मतलब ब्रिटेन का नहीं पा सका पुरानी अपनी ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट, भारतीय मार्केट में अपनी वो पुरानी पोजीशन को नहीं पा सका। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसमें कम पैसा लगता है, जिसमें कम लेबर की ज़रूरत पड़ती है, लोग अपने घरों में ही कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंटिन्यूड टू प्रीडोमिनेट द रेस्ट ऑफ द country. Only a small proportion of the total industrial labor force worked in registered factories. The rest worked in small workshop। बाकी जो है छोटे छोटे वर्कशॉप में अपने हाउस होल्ड यूनिट अपने घरों में जो लगाए थे वर्कशॉप, उसमें काम करते थे। हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्शन एक्सपेंडेड इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट बढ़ा, निर्यात प्रोडक्शन बढ़ा। इन द 20th हैंडलूम्स क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपेंडेड। हैंडलूम से बने कपड़े का उत्पादन बढ़ा। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। और किसके वजह से हुआ? टेक्नोलॉजिकल चेंज। दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी विच हेल्प देम इम्प्रूव प्रोडक्शन विदाउट एक्सेसिवली पुशिंग अप कॉस्ट। मतलब वो टेक्नोलॉजी से उनका प्रोडक्शन बढ़ा, उसमें सुधार हुआ बिना ज़्यादा कॉस्ट को बढ़ाए हुए। सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वीवर्स वर इन बेटर पोजीशन। कुछ वीवरों जो बुनकरों के ग्रुप थे वो अच्छी कंडीशन में आ गए than others to survive the competition with mill industries. Some of the weaver produce coarse cloth while other wove finer varieties. Weavers and other crafts people who continue to expand production, जो लगातार अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में लगे हुए थे थ्रू द 20th century, did not necessarily prosper। वो ज़्यादा मतलब अनावश्यक रूप से समृद्ध नहीं होना चाहते थे। दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे घंटों तक काम करते थे, इंक्लूडिंग ऑल द वीमेंस एंड चिल्ड्रन, जबकि सभी बच्चे और औरतों को मिला करके सब मिल करके। बट दे वर नॉट सिंपली रिमेनेंट्स ऑफ पास्ट टाइम्स इन द एज ऑफ फैक्ट्रीज। दियर लाइफ एंड लेबर वाज इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब उनका लाइफ, उनका श्रम जो है वाज द इंटीग्रल टू प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। किस पर था? औद्योगिकरण के प्रक्रिया पर। मार्केट फॉर गुड्स, तो ये लास्ट टॉपिक्स है इस चैप्टर का। व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस द एडवर्टीजमेंट हेल्प पीपल टू मेक प्रोडक्ट अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी। मतलब जब नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आए तो एडवर्टीजमेंट मतलब प्रचार करना, उसका प्रचार प्रसार भी लोगों के लिए मार्केट प्रोडक्ट की, जिससे मार्केट में प्रोडक्ट दिखाई दे, उसकी ज़रूरत पड़ी। दे ट्राइड टू सेव द माइंड्स ऑफ पीपुल। लोगों, जैसे आज प्रचार किया जाता है, एड्स आते हैं और हम देखने से होता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, इसको लेना चाहिए। ऐसे ही लोगों के माइंड को सेव किया गया। क्रिएट न्यू नीड्स, नई ज़रूरतों की। टुडे वी आर सराउंडेड बाई द एडवर्टीजमेंट
which appear in newspaper. न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, होर्डिंग्स, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविज़न स्क्रीन, इन सब पर प्रचार की बाढ़ सी आ जाती है। कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसका प्रचार शुरू हो जाता है। सुंदर, सस्ता, टिकाऊ। From the very beginnings of the industrial age, the advertisement played a part in expanding. जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एज बढ़ता गया और उसमें एडवर्टीजमेंट मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने लगा। मार्केट फॉर प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के मार्केट के लिए, के विस्तार के लिए एडवर्टीजमेंट एक स्पेशल रोल अदा करता था। एंड शेपिंग अ न्यू कंज्यूमर कल्चर। मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट पुट लेबल ऑन द क्लॉथ बंडल्स। कपड़े के बंडल पर लेबल लगाते थे टू मार्क द क्वालिटी। जैसे ISI मार्क हम देखते हैं। व्हेन बायर सा, जब वो खरीदार देखता था, मेड इन मैनचेस्टर, मैनचेस्टर का बना हुआ, रिटन इन बोल्ड ऑन द लेबल, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ, दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लॉथ। जैसे आज हम कहते हैं कि डाबर का है, ये हिमालय का है, ये हिंदुस्तान लीवर का है, तो हम विश्वास कर लेते ये तो अच्छा होगा, पतंजलि का है। तो ऐसे ही वो मैनचेस्टर देख करके उसको खरीदते थे। सम ऑफ द लेबल्स वर मेड विद इमेज एंड वर ब्यूटीफुली क्राफ्टेड। इमेजेस ऑफ इंडियन गुड्स एंड गॉड्स एंड गॉडेसेस। भारतीय देवी देवताओं के इमेजेस अपीयर्स ऑन दीज लेबल, इस लेबल पर दिखाई देते थे, जिससे हमारे भारतीय उसको भावनात्मक ढंग से खरीदें। प्रिंटिंग कैलेंडर्स वर स्टार्टेड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू पॉपुलराइज दियर प्रोडक्ट। इन दीज कैलेंडर फिगर ऑफ गॉड्स वर यूज टू सेल न्यू प्रोडक्ट। मतलब देवी देवताओं को नए प्रोडक्ट को बेचते हुए दिखाया जाता था। द एडवर्टीजमेंट बिकम अ व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी। और इस तरह से जो हमारा प्रचार था, प्रचार का साधन एक साधन बना, एक पहिया बना, गाड़ी बना, एक राष्ट्रीयता के मैसेज को, स्वदेशी मैसेज को प्रसार करने में। लास्ट में कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, द एज ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ मीन्ड मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज। क्या था इंडस्ट्रीज एज का मतलब? टेक्नोलॉजी में चेंज, फैक्ट्रीज ग्रोथ एंड मेकिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स। हैंड टेक्नोलॉजी एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन द रिमेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट you will study, you will read this, listen carefully and understand this chapter, new chapter, and make notes. I will also provide you solution of this chapter. So then prepare and make your chapter with book, chapter 3rd, age of industrialization. Okay, thanks.